गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पीछे की कक्षा में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये टॉपिक अपना चल रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके अंतर्गत हम पॉइंट्स पढ़ रहे थे। 4 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए थे। 5वां जो बिंदु है अब हम उसका अध्ययन करेंगे और 5वां बिंदु है आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में सुधार। आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना में सुधार। 2 पॉइंट हो गए थे और 2 पॉइंट के अंतर्गत ही क और ख व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन और विकास तथा तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र था। थर्ड हम कर रहे हैं आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना में परिवर्तन। आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना में क्या परिवर्तन। तो देखते हैं किस तरह से आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना में परिवर्तन आया है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो सामाजिक स्तर में क्या वृद्धि हुई है और आर्थिक स्तर में क्या वृद्धि हुई है। देश में अगर संसाधनों का विकास होता है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे कारखाने खोल लिए, सड़कों का जाल बिछा दिया, रेल पटरियों का जाल बिछा दिया, यातायात जो साधन है उनका आधुनिकीकरण कर दिया, संचार के साधनों में तीव्रता से वृद्धि कर दी, सामाजिक जो ढांचा है देश का वो मजबूत कर लिया, उसमें काफी सुधार कर लिए, बिजली जो है उसके क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि कर ली, जल संरक्षण के आधुनिक विधियों को हमने अपना लिया। तो इस तरह से ऐसी अगर हम लोगों ने तकनीकी का विकास किया है, अपने क्षेत्र में सुधार किया है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो देश विकासशील अर्थव्यवस्था को धारण करने वाला है, जैसे भारत। तो देखिए हम क्या क्या पॉइंट लेते हैं आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना में। सबसे पहले हम करते हैं विद्युत। पहला पॉइंट हम लेते हैं विद्युत उत्पादन का। और विद्युत उत्पादन में देखते हैं किस तरह से हमने वृद्धि की है। भारत में विद्युत उत्पादन में पिछले 65 वर्षों में 100 गुना वृद्धि हुई है। यानी विद्युत उत्पादन में अगर हम बात करते हैं तो पिछले 65 वर्षों में कितने गुना? 100 गुना वृद्धि हुई है। सौ गुना क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी विद्युत उत्पादन की हम बात करते हैं तो पिछले 65 वर्षों में 100 गुना वृद्धि विद्युत के क्षेत्र में हम लोगों ने प्राप्त की है। किस तरह से प्राप्त की है? सौर ऊर्जा जो है यानी सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो हम लोगों ने काफी बढ़ा ली है। इसके साथ साथ जो जल विद्युत है उसका आविष्कार हो गया, यानी पानी से जो विद्युत है वो हम लोगों ने काफी उसमें उन्नति प्राप्त कर ली है। और इसके साथ साथ आजकल कचरे से बिजली बनाना, इस तरह से मतलब जो कचरा होता है उससे बिजली बनाने के कई तरीके हम लोगों ने ढूंढ लिए हैं। तो पिछले 165 वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो 100 गुना विद्युत उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर विद्युत उत्पादन बढ़ता है तो आर्थिक और सामाजिक ढांचा देश का मजबूत होता है। इसके साथ साथ सड़कों की अगर हम बात करते हैं, सड़क मार्ग यानी यातायात की अगर हम बात करते हैं तो कितने गुना वृद्धि हुई है?
भारत में सड़कों की कुल लंबाई 4 लाख किलोमीटर थी, जो वर्तमान में कितनी हो गई है, 50 लाख किलोमीटर हो गई है। यानी पहले 65 वर्षों से पहले की अगर हम बात करते हैं तो सड़कों की जो लंबाई थी वो 4 लाख वर्ग किलोमीटर थी, और अब ये कितनी हो गई है, 50 लाख। कितनी हो गई है, 50 लाख हो गई है। तो इस तरह से ये अपने पास जो पॉइंट आता है वो कितना आता है, 4 लाख वर्ग नहीं, किलोमीटर ही है, वर्ग नहीं आएगा इसमें, 4 लाख किलोमीटर। किलोमीटर थी जो कितनी हो गई है, 50 लाख किलोमीटर हो गई है। पचास लाख किलोमीटर हो गई है। तो यानी हमने विद्युत उत्पादन में भी वृद्धि की है, हमने सड़कों की जो लंबाई है ये लंबाई में आ रही है, यानी 4 लाख किलोमीटर की जगह अब वर्तमान में सड़कों का जो जाल है वो कितना है, 50 लाख किलोमीटर लंबी, मतलब लंबाई में सड़कों का जाल जो पूरे भारत में है वो बिछ गया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। तो बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने विद्युत उत्पादन में, सड़कों के जाल में, उनकी लंबाई में, बैंकिंग तथा बीमा में भी व्यापक वृद्धि की है। इसके साथ साथ साक्षरता दर की हम बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, साक्षरता दर 1951 में कितनी थी, 1951 में थी 18.3%, और वर्तमान में 2011 में है 74.04%। और इसके समय जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करते हैं, जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करते हैं तो 1950 का अगर हम आंकड़ा निकालते हैं जीवन प्रत्याशा में तो वो था 32 वर्ष। 1951 की अगर हम बात करते हैं तो वो था 32 वर्ष, और 2014 की हम बात करते हैं तो वो है 68 वर्ष। ये पहले हमने देखे थे। तो ये पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। शिक्षा व सेवाओं का विस्तार हुआ है। तो वापस देखिए इस पॉइंट को, पॉइंट क्या कहता है, आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना में परिवर्तन। आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से इतनी मजबूत हुई है, विकसित हुई है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहना ज्यादा उचित समझते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिया था, विद्युत उत्पादन का लिया था, और इसके अंतर्गत हमारे पास ये आए थे कि हमने पिछले 165 वर्षों में 100 गुना वृद्धि की है, यानी विद्युत उत्पादन निरंतर उच्च स्तर को प्राप्त किया है। सड़कों का जाल बढ़ाया, पूरे भारत को एक, हमने सड़कें बढ़ी थी, राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, जिला सड़कें, अन्य सड़कें, सीमांत सड़कें, वो सारी सड़कें बढ़ी थी। वो पूरे भारत में सड़कों का एक जाल बिछा दिया, यानी संचार के साधनों का, यातायात के साधनों का खूब विकास कर लिया। इसके बाद में बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं का काफी विस्तार किया, बैंकों को बढ़ाया, बीमे की सुविधाएं दी, ऋण की सुविधाएं यहाँ के लोगों को प्रदान की। इसके बाद में हम शिक्षा का स्तर देखते हैं, तो शिक्षा के स्तर में हम 1951 के समय जो प्रतिशत देखते हैं शिक्षा का, साक्षरता का, वो था 18.3%। 2011 में हम लोगों ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 74% कर दिया। और जीवन प्रत्याशा, जो जीवन जीने की आशा कहते हैं हम जिसे, 1951 में अधिकतम 32 वर्ष थी, 32.1 वर्ष थी, और इसे 2014 में कितना कर दिया है, 68 वर्ष। तो ये जो अपने पास आंकड़े आते हैं ये क्या कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था बताने वाले अपने पास ये सारे बिंदु है। इसी तरह से आपको भी करना है। ये पॉइंट करते समय आपको, जैसे फर्स्ट में हम लोगों ने विद्युत उत्पादन निकाल लिया, तो विद्युत उत्पादन निकालिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, पैराग्राफ नहीं बनेगा। फिर हमने सड़कों का जाल के पॉइंट डाल दो, तीसरे में बैंकिंग में डाल दो, चौथे में ये डाल दो, और पांचवे में ये पॉइंट डाल दो। पॉइंट डालने से क्या होगा, समझ में आ जाएगा, इजी रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा।
माइनस मार्किंग होने की संभावना कम बनती है इसमें। इसके बाद में देखिए पॉइंट आता है अन्य कारक, आपके रीडिंग के लिए है अन्य कारक, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट चलता है अपना, वो है आर्थिक सुधार का। बहुत महत्वपूर्ण है, ये मानकर चलते हैं कि अगर ये दोनों प्रश्न हटते हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, इन पर अगर प्रश्न नहीं बनता है तो फिर आर्थिक सुधारों पर ही बनेगा प्रश्न, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पर बनेगा, फिर इसके अलावा नहीं बनेगा प्रश्न। तो हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि ये तो है ही है, 100% है ये, लेकिन अगर इनको छोड़कर फिर इस किताब में से, इस चैप्टर में से दूसरा प्रश्न उठने की संभावना है तो फिर आर्थिक सुधारों में ही से ही वो रहेगा, यही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं चलिए आर्थिक सुधार करते हैं हम, और आर्थिक सुधार में हम लेते हैं सबसे पहले 15.3 आपके दिया हुआ है आर्थिक सुधार, और आर्थिक सुधार जो है उसमें हमें पढ़ना क्या है, उसमें पढ़ना है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, करण व वैश्वीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कोई प्रश्न नहीं आएगा तो फिर प्रश्न यहीं से उठेगा, ये संभावना पूरी बनती है। तो देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं उदारीकरण को स्पष्ट करते हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम उदारीकरण का। तो सबसे पहले देखिए उदारीकरण क्या है वो मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ पहले, यानी किताब को छोड़िए, किताब से दूसरे आधार पर हम पढ़ते हैं। देखिए उदारीकरण के दो अर्थ निकलेंगे, एक तो राजनीतिक रूप से उदारीकरण का क्या मतलब है और एक आर्थिक रूप से उदारीकरण का क्या मतलब है। उदारीकरण जो शब्द है ये आपकी किताब में दोनों ही रूपों में आया है, अर्थव्यवस्था में भी आया और इतिहास में भी आया है। इतिहास में कौन से में आया है, चौथे चैप्टर में आया है आपके उदारीकरण, राजनीतिक उदारीकरण वाला। वहां से न लेकर अगर हम इसे अर्थशास्त्र की दृष्टि से उदारीकरण अगर हम पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से उदारीकरण क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ पहले। चलिए दो देशों को लेते हैं, एक हम ले लेते हैं भारत और एक हम ले लेते हैं चीन। मैं इसको किताब में नहीं आपकी ये डाला हुआ है समझाने के लिए, एक्स्ट्रा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझिए कि उदारीकरण क्या है। पहला देश भारत लिया, दूसरा देश हम लोगों ने चीन लिया। भारत की स्थिति मैं बता रही हूँ, यानी 1990 से पूर्व की स्थिति है, 1990 से पूर्व भारत में जो आर्थिक सुधार 1990 के बाद में अपनाए गए थे, वो आगे आ जाएगा धीरे धीरे, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। 1990 से पूर्व भारत और चीन पर जो आयात निर्यात था उस पर पाबंदी थी, प्रतिबंध था, रोक थी, रोक, ठीक है। तो भारत और चीन मान लीजिए दो देश लिए हमने, भारत और चीन, इस प्रश्न में आपने समझाने के लिए दो देश लिए हैं। तो मान लो इस पर, इनमें किसी प्रकार का आयात निर्यात है, उस पर क्या है, प्रतिबंध है, आयात निर्यात जो है उस पर प्रतिबंध है, पर क्या है, प्रतिबंध, रोक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे व्यापार अवरोधक, इसे व्यापार अवरोधक कहा, ठीक है। फिर 1990 के बाद, 1990 के बाद क्या हुआ कि इस तरह का जो अवरोध था, इस तरह का जो अवरोध था उसे हटा लिया, बिना किसी बाधा के आयात निर्यात करो, ठीक है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी परेशानी के क्या करना, आयात निर्यात करना, यानी एक दूसरे से व्यापार करो।
तो सभी प्रकार के जो अवरोध है उनको हटा लेना क्या कहलाया? उदारीकरण कहलाया। अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर उदारीकरण का अर्थ देखते हैं तो वो क्या है? यहां पर व्यापार अवरोध है ना, तो सभी प्रकार के व्यापार अवरोधकों को हटा लेना, सभी प्रकार के व्यापार अवरोधकों को हटा लेना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण मैं आपको साधारण भाषा में बता रही हूँ। उदारीकरण की डेफिनेशन आपकी किताब में दी हुई वो भी हम समझेंगे, लेकिन उसका अर्थ यही निकलेगा। किताब की जो भाषा है, परिभाषा है, उसका अर्थ यही निकलेगा। इसलिए मैंने आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया। बाकी हम किताब से पढ़ेंगे। तो सभी प्रकार के व्यापार अवरोधकों को हटा लेना उदारीकरण कहलाता है। ठीक है। और भारत ने ये उदारीकरण की जो नीति अपनाई थी वो 1990 के बाद अपनाई थी। 1990 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करने का प्रयास किया। 1950 से लेकर 1990 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बहुत सारी नीतियों को अपनाया। पंचवर्षीय योजनाएं इसमें महत्वपूर्ण ठोस कदम साबित हुई। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जिसकी वजह से भारत ने क्या किया? अपने देश की अर्थव्यवस्था को पहले मजबूत किया। वही बात होगी, अगर मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो जाऊंगा तो फिर मैं दूसरे देशों के साथ आराम से बिना किसी बाधा के क्या कर सकता हूँ? व्यापार कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि अगर मैं किसी से आयात करता हूँ तो उसका मूल्य चुका सकूं। क्योंकि अगर आयात ही करते रहेंगे, कुछ निर्यात नहीं करेंगे, तो वो व्यापार संतुलन है वो बंद हो जाएगा, वो व्यापार घाटा हो जाएगा। फिर आयात और निर्यात में संतुलन बना रहना क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन कहलाता है। और यदि एक आयात ज्यादा है और निर्यात कम है तो वो व्यापार घाटा कहलाता है। तो भारत इस स्थिति से उबरने के लिए उसने सबसे पहले 1990 तक क्या किया? अपने देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया। और इसके लिए उसने सभी प्रकार के जो दूसरे देशों के साथ प्रतिबंध की स्थिति यानी व्यापार अवरोधकों की जो स्थिति थी उसको बनाए रखा। और 1990 के बाद में भारत ने जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिला जुला जो रूप है वो अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। और 1990 के बाद में सभी देशों के साथ भारत ने व्यापार करने की नीति अपनाई, आयात निर्यात की नीति अपनाई। दूसरे देशों के साथ अगर किसी प्रकार का प्रतिबंध भी था तो उस प्रतिबंध को हटाया, व्यापार अवरोधकों को हटाया, व्यापार के बीच में जो रुकावटें थी उनको हटाया। और ये स्थिति क्या कहलाई? ये स्थिति कहलाई उदारीकरण की स्थिति। क्या कहलाई? उदारीकरण की स्थिति। अब हम आपकी किताब से पढ़ते हैं कि आखिर उदारीकरण आपकी किताब में किस रूप में दिया हुआ है। जो जो लाइन मैं बता रही हूँ वो लाइन आपको उदारीकरण के रूप में याद करनी है, लिखनी है। ये पैराग्राफ ही है, इसके अंदर हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे खुद को कि क्या प्रश्न कहां पर बन रहा है, कौन से प्रश्न का उत्तर कहां पर अपने को मिलेगा। तो पेज नंबर 175 दे रही हूं मैं आपको। हम पेज नंबर 175 की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 175 पर अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या कहलाता है। अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आशय आर्थिक नीतियों, नियमों और कानूनों की सरलीकरण की प्रक्रिया से है। तो ये सरल हो गए ना, यानी सभी प्रकार के जो प्रतिबंध थे उनको हटा लिया और नीतियों में हमने, कानूनों में क्या कर दिया? सरलीकरण कर दिया, यानी उनको आसान बना दिया। यानी नीतियों व कानूनों में क्या किया? सरलीकरण। आपकी किताब की जो भाषा है वो भी मैं आपको साथ बता रही हूँ, लेकिन अगर हमें इजी रूप में समझना है तो सारे प्रतिबंधों को, सारे अवरोधों को हटा लेना उदारीकरण कहलाता है। नीतियों व कानूनों में सरलीकरण की प्रक्रिया से है। सरलीकरण की क्या है? प्रक्रिया है। यानी नीतियां और कानून, दो देशों के मध्य अगर किसी प्रकार का ठोस नीतियां बनी हुई है,
कठोर बनी हुई है तो उनको हटा देना या उनको सरलीकरण कर देना। 1990 से ईस्वी से पूर्व अपनाई गई विकास रणनीति में सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था के नियंत्रण तथा उत्पादक की थी। ये मैंने आपको बता दिया है कि 1990 के पूर्व जो भारत की नीति थी अर्थव्यवस्था को लेकर वो मजबूत करने की थी अपने आप को, तो उन्होंने की। इस भूमिका का निर्वहन करने हेतु अनेक नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए गए थे। यानी भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों के साथ अवरोधकों की, व्यापार जो अवरोधक है उनकी स्थिति को अपनाए हुए था। किताब की भाषा वही मिलेगी जो मैंने समझाई है, बस खाली जो शब्द है उनका उतार चढ़ाव वो थोड़े से हार्ड आप मान सकते हो। सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अवांछित का मतलब जिनकी आवश्यकता न हो, प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो कानून लागू किए उन्हें क्या कहा गया? उदारीकरण कहा गया। यानी 1991 में भारत में अन्य देशों के साथ जो अवांछित प्रतिबंध थे उनको हटाया गया और वो क्या कहलाया गया? उदारीकरण कहलाया गया। इसके अंतर्गत जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की गई। यानी तीनों जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों में सुधार किए गए। इनमें वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेशी विनिमय, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार करने हेतु अनेक अनावश्यक नियमों तथा नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। यानी दूसरे देशों की व्यापार करने में किसी प्रकार के जो अनावश्यक नियम थे उनको खत्म किया गया था 1991 में जो नई औद्योगिक नीति बनी थी उसमें। अब यहां से आपके मतलब 2 पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ से हमें निकालनी पड़ेगी कौन सी लाइन उदारीकरण के अंतर्गत आपको करनी है, तो मैं आपको लाइनें भी अंडरलाइन करवा दूंगी साथ साथ। उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इसमें सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई और भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर उन्मुख हुई। उदारीकरण से अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ता समाप्त हो गई। अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्र तथा नीतियों में सरकारी बातों को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया ही क्या है? उदारीकरण है। जिसे भारत में उदारीकरण कहा गया वह अर्थव्यवस्था में पश्चिमी अनुप्रयोगों को बिना सोचे समझे लागू करना है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी झुकाव रखने के कारण एक ऐसे दोहराई प्रक्रिया इसकी हानि आ रही है इसकी खड़ा हो गया है जहां से स्वदेशी की मौलिक अर्थ संस्कृति को लौटना असंभव था। इस स्थिति का फायदा पूंजीवादी देशों ने उठाया। ये पैराग्राफ हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं क्योंकि ये हानि भी चल रही है इसके। उदारीकरण की प्रक्रिया के अनुसार भारत को अपने देश में कौन सी हानि का सामना करना पड़ा, ये पॉइंट भी इसमें साथ में चल रहा है, लेकिन सबसे पहले हम उदारीकरण वाला समझेंगे। तो देखिए आपको यहां से लेकर अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आशय, उदारीकरण की जो डेफिनेशन है यहां से लेकर प्रक्रिया ही उदारीकरण है, यहां तक आपको क्या करना है? पॉइंट निकालने हैं। इसके अंतर्गत आपको पहले उदारीकरण की परिभाषा दी हुई है वो लिखनी है। उसके बाद में उदारीकरण में जो किए गए उपाय है वो देखिए। व्यापक जो सुधार है ना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की गई। तो कौन से सुधार थे वो आपको देखने हैं। वित्तीय, बाहरी, विदेशी विनिमय, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार किए गए। ठीक है, ये लिखकर और फिर यहाँ तक करना है, क्रियाओं को सरल बनाना ही ये प्रक्रिया ही उदारीकरण कहलाती है। यहाँ तक आपको ये प्रश्न करना है। अब इसी के अंतर्गत देखिए उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या हो गया? भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरी, यानी आर्थिक सुधार हुआ। हम पॉइंट आर्थिक सुधार के तो पढ़ रहे हैं ना। उदारीकरण की प्रक्रिया से आर्थिक सुधार हुआ, चलिए ये बात मान ली। परंतु इस उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण जो भारत में स्वदेशी की परंपरा है उसको क्या नुकसान उठाना पड़ा, वो भी हमें पॉइंट देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या इसमें नुकसान आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो व्यवस्था थी वो कौन सी अपनाई थी भारत ने? पूंजीवादी और साम्यवादी को मिश्रित करके। चलिए देखते हैं। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। 1939 से लेकर 1945 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व जो है वो 2 भागों में बट गया।
ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध आरंभ हो गया था। एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ। सोवियत संघ ये पश्चिमी पूर्वी, ठीक है। सोवियत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, यानी कुछ अमेरिका के साथ हो गए और कुछ सोवियत संघ के साथ हो गए, ठीक है। भारत अमेरिका ने जो नीति अपनाई थी वो कौन सी थी? पूंजीवादी। भारत अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता था और सोवियत संघ किसको मानता था? साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो यहां से हम बात करते हैं, अमेरिका ने पूंजीवादी यानी पूंजी को बढ़ाओ, उद्योगीकरण का विकास करो, और सोवियत संघ साम्यवाद में भरोसा करता था। तो यहाँ पर देखिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, दोनों ही गुटों में शामिल नहीं हुआ था इस समय, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, ठीक है। और उसके तहत भारत ने न पूंजीवादी और न साम्यवादी यानी जो अपनी मुख्य रूप से तो मिश्रित जो व्यवस्था थी उसको अपनाया था, यानी मूल रूप से जो भारत का झुकाव था वो साम्यवादी व्यवस्था की ओर था। लेकिन 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 1990 के बाद में भारत ने अपने धीरे धीरे अपना जो झुकाव किया वो अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर किया, यानी औद्योगिकरण का विकास किया। इस कारण धीरे धीरे भारत का जो झुकाव हुआ वो किसकी ओर हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हुआ। पहले किसमें था? साम्यवाद की ओर झुकाव था, और इसलिए भारत ने इन दोनों के मिले जुले स्वरूप यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, पूंजीवाद और साम्यवाद के मिश्रण को अपनाया था। लेकिन 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में भारत ने जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर भारत का झुकाव हो गया, और इस तरह से भारत धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ। अब इससे प्रश्न ये आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने से भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा? यानी भारत ने जो 1991 में पूंजीवादी की ओर अपना झुकाव किया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, दूसरे देशों की जो विदेशी मल्टीनेशनल जो कंपनियां थी वो भारत में आकर उन्होंने अपने उद्योगों का विस्तार किया, उसकी वजह से भारत में किस प्रकार का नुकसान हुआ, भारत को किस तरह का नुकसान का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर हम उदारीकरण के जहां आर्थिक सुधार पॉइंट ले रहे हैं कि उदारीकरण क्या है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, वहीं उदारीकरण से किसका सामना करना पड़ा है? हानि का सामना भी भारतीय अर्थव्यवस्था को करना पड़ा है। आगे आने वाली कक्षा में हम इसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से उदारीकरण के कारण जो भारत में स्वदेशी की जो परंपरा है उसको किस तरह से नुकसान उठाना पड़ा है। थैंक यू।